आज का संदर्भ आज आपका भौतिक भूगोल से है, खासतौर पर भू आकृति विज्ञान से, जिसका शाब्दिक अर्थ है धरातली रचनाओं का अध्ययन, आई मीन जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी की चर्चा तो हम करने जा ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी प्रपोज्ड बाय वेगनर। तो इसके पहले हम थोड़ा सा आपको उच्चावच की प्रकृति, आई मीन धरातल की ऊंची नीची जो रचनाएं हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और धरातली रचनाओं की उत्पत्ति के मत के बारे में मोटा मोटी बताएंगे। अब इसके बाद फाइनली हम चले आएंगे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर। तो चूंकि हम जियोमॉर्फोलॉजी का विषय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है विविध स्थल रूपों का अध्ययन या स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लिथोस्फीयर, अर्थ एटसेट्रा। ये धरातली रचनाएं आपके समक्ष 3 रूपों में दिखती हैं, प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की। तो प्रथम श्रेणी की रचनाएं रिलीफ फीचर, उच्चावच यानी ऊंची नीची रचना महाद्वीप और महासागर होती हैं, और द्वितीय श्रेणी की रचना होती हैं पर्वत, नदी, झील और मुहाने, और तृतीय श्रेणी की रचना होती हैं कि इन रचनाओं से बने हुए विभंग, टूटन फूटन को समप करने वाली रचनाएं, यानी कि जो रचनाएं अपर्दन और निक्षेपण से बनती हैं, जैसे मैदान। तो 3 तरीके की रचनाएं जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पढ़नी हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी संरचना स्वरूप विकास कैसे हुआ है, यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का अर्थ मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है। अगर समग्र रूप से हम जियोमॉर्फोलॉजी देखेंगे तो लगभग ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जा रहा है। कभी सडन मूवमेंट थियरी के थ्रू, ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, या धरातली रचनाओं की उत्पत्ति के मत, कभी प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, कभी कंटिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थियरी है, कभी बलित पर्वतों की उत्पत्ति और विकास है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और प्रारंभिक परीक्षा में भी 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बताते हैं कि इन धरातली रचनाओं की उत्पत्ति के जो मत हैं, फिर पंजिया बताएंगे, थोड़ी सी चर्चा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की करेंगे, इसके बाद प्री मेंस इंटरव्यू का संदर्भ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समग्र रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। आगे आप जितना भी देखोगे तो एक चीज पाओगे कि सब विखंडन के सिद्धांत के थ्रू विकसित हुआ, अभिवृद्धि के सिद्धांत के थ्रू विकसित हुआ। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 3 अहम मत हैं। पहला है महाविस्फोट का सिद्धांत, बेटर यू कैन से थियरी ऑफ बिग बैंग। यह एबी जॉर्ज लेमेत्रे की थियरी है। इसको गैमो एंड डिक ने भी सपोर्ट किया, क्रमशः 1932, 48 एंड 64। तो अब इस थियरी का तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी थियरी है कंटिन्यूअस क्रिएशन थियरी, सतत सृष्टि का सिद्धांत, थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बांडी का। और तीसरी सी थियरी है आइंस्टीन के सिद्धांत पर संकुचन प्रसरणवाद, ओसिलेटिंग पल्सेटिंग थियरी। यह थियरी है डॉक्टर एलन सैंडविच की। तो पहली थियरी पहली थियरी बिग बैंग कहती है कि आज से 7 से 10 अरब पूर्व पूरा ब्रह्मांड शून्य में सिमटा हुआ था। न धन था, न ऋण था, न समय था, न स्थान था, न नर थे, न नारी थे। उस पिंडे में भयंकर विस्फोट हुआ। यही है लेमेत्रे की थियरी, बिग बैंग की थियरी।
और इसी विस्फोट के बाद प्रसार होगा, प्रसार के बाद संकुचन होगा, तारे बने, आकाश गंगाएं बनी, इत्यादि इत्यादि समय पे बताएंगे। तो ये आपके 3 सिद्धांत हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मान्य: महाविस्फोट का सिद्धांत, सतत सृष्टि का सिद्धांत, और इसके बाद आपका संकुचन प्रसरणवाद, क्रमशः लेमेत्रे, थॉमस गोल्डन, हर्मन बांडी एंड फाइनली डॉक्टर एलन सैंडविच की थियरीज आप थोड़ा मोड़ा देखिए। यहाँ पे आप अपेक्षा यह है कि थोड़ा जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी देख लें, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, सब आपको पढ़ाया जाएगा। इतने के बाद आप पहले आप यह देख लें कि जो धरातल रचनाएं आपको पढ़नी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान्य सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आपको बताए जा चुके हैं, वही सिद्धांत आगे भी लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से समझने के लिए धरातली रचनाएं जो प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में 5 मत बताए गए हैं। तो पहला मत आपका है संकुचन की संकल्पना, यह लॉर्ड केल्विन की है, इसका भी डिटेल अभी हम नहीं करेंगे। दूसरा है संकुचन एवं बलन की संकल्पना, ये लेवन लेपवर्थ की है। और तीसरी थियरी है महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थियरी, ये एफ.बी. टेलर की है। और चौथी थियरी है जो आपको पढ़ाई जानी है आज, महाद्वीपीय विस्थापन का नियम या सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी प्रपोज्ड बाय वेगनर। और फाइनली जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है हैरी हेस का है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी या प्लेट विवर्तनिकी थियरी। तो यही प्लेट टेक्टोनिक ही सर्वाधिक मान्य थियरी है, जहाँ मान्यता है कि हमारा भूमंडल छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। अरबों की संख्या में असंख्य छोटी छोटी प्लेटें हैं समान आयतनों घनत्व की। ये सब आपको डिटेल में जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाए जाएंगे। अब मूल मुद्दे पे आप आए, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर। विस्थापन यानी कि कुछ फैल रहा, कुछ प्रसारित हो रहा है, कुछ जगह बदल रही है, प्रतिस्थापित हो रहा है, यानी कि ये स्थिरता के सिद्धांत का विरोध करता है। वेगनर कहते हैं स्थिरता नहीं, टूट फूट, विस्थापन, प्रसार। इसी सिद्धांत पे वस्तुतः वेगनर की थियरी रेस्ट करती है। तो वेगनर की थियरी विस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पे समझें कि विस्थापन किसका, तो विस्थापन एक ऐसी अविखंडित भूखंड का जो गोल ग्लासी था, जिसे पैंजिया कहा गया। वह अविखंडित भूखंड जो गोल था, जिसको चारों ओर पैंथालसा नामक सागर था। ध्यान रहे, तब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं थे, भारत भी नहीं था, साइबेरिया अलास्का भी नहीं थे, सब इसी गोले में सिमटे हुए थे। पैंजिया टूट गया। वेगनर कहते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पेलियोजोइक ईरा पूरी भूसंहति एक में बंधी हुई थी। यही बंधे हुए भूखंड पैंजिया कहा गया। पैंजिया के चारों ओर पैंथालसा नामक सागर था। अब पैंजिया टूट गया। तो पैंजिया टूटा कैसे? पहला, सागर की लहरों के पड़ते दबाव, पैंथालसा सागर की लहरों के पड़ते दबाव। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल। और तीसरा, पैंजिया का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल। घूमते हुए पैंजिया से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हुआ और पैंजिया टूट गया। तो पैंजिया जब टूटा तो 2 भूमियां बनी। उत्तर की भूमि अंगारा लैंड कही गई और दक्षिण की भूमि गोंडवाना भूमि। बीच में पैंथालसा का पानी आ गया, जिसे कहा गया टेथिस सागर। इन्हीं के बीच में टेथिस सागर, उत्तर की ओर अंगारा भूमि और दक्षिण की ओर गोंडवाना भूमि। अब आगे अंगारा लैंड का विखंडन हुआ तो उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया की उत्तरी भूमि बनी, अलास्का, कनाडा और साइबेरिया बन गया। और जब गोंडवाना टूटा तो दक्षिण एशियाई भारत बना, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर बने, ऑस्ट्रेलिया बना और अंटार्कटिका बना। तो ये उत्तर और दक्षिण की भूमियां
विस्थापन के सिद्धांत के थ्रू निर्मित हुई पेंजिया के विखंडन से। अब आप देखें तो यहाँ पे वस्तुतः वेगनर जो कहते हैं, वेगनर का कंसेप्ट ये है कि पेंजिया टूट चुका है, तिथि सागर अवशिष्ट हो चुका है, विभिन्न भूखंडों की रचना हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया बन चुका, अंटार्कटिका, भारत। तो वेगनर कहते हैं कि अगर इनको एक में सटा दिया जाए फिर से तो फिर पेंजिया रूप बन जाए। जैसे पेंजिया है सब इसके साक्ष्य के रूप में इन्होंने बताया, वनस्पतियों का साक्ष्य लिया, इसके बाद तटीय अवशेषों का साक्ष्य लिया, जलवायु और मौसम का साक्ष्य लिया और भूगर्भिक बनावट का साक्ष्य लिया। इसके धरातल पे इन्होंने बताया कि अगर हम उत्तरी अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट को लें और यूरोप के पश्चिमी तट को लें, इधर से दक्षिण अमेरिका लें और अफ्रीका लें, तो जब एक साथ ला के जुटाएंगे तो आपस में फिट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। इसी तरीके से अफ्रीका भारत आपस में आके मिल जाएगा। ध्यान रहे, मेडागास्कर के शुतुरमुर्ग अंडे के जीवाश्म तो महाराष्ट्र के धूले में भी मिले हुए हैं। सरलीकरण यह है कि मेडागास्कर की मिट्टी, अफ्रीका की मिट्टी भारत के गुजरात और महाराष्ट्र से एक जैसी है, और जब मेडागास्कर को और अफ्रीका को ला करके आप भारत से जोड़ोगे तो आपस में मिल जाएंगे। ऐसे बीच से अगर भूमध्य सागर हट जाए तो यूरोप अफ्रीका आपस में जुट जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और भारत आपस में जुट जाएंगे। तो वेगनर कहते हैं कि अगर हम भूगर्भिक बनावट को कंसीडर करें, जलवायु और मौसम को कंसीडर करें, तो लगभग एक स्थितियां प्राप्त होती हैं। वेगनर आगे कहते हैं कि लेमिंग जैसे पक्षी की बात करें, जो यूरोप के उत्तरी छोर पे भी हैं, कनाडा में भी हैं। ग्लासापेर जैसी वनस्पतियों की बात करें, जो उत्तरी अमेरिका के फाकलैंड में भी हैं, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर भी हैं, भारत में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। इसे क्या सेंस निकलता है कि कभी न कभी ये भूमियाँ एक रही हों। कभी अमेरिका दक्षिणी का दक्षिणी छोर, केप, भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एक सार रहे। तो इन साक्ष्यों के धरातल पे वेगनर कहते हैं कि पेंजिया के विखंडन के बाद जो भूमियों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर वो भूमियाँ फिर से एक की जाएं तो पेंजिया जैसा रूप फिर से मिल जाएगा। यही है आपके वेगनर की थियरी, और हम आज अपना दिमाग यहीं तक केंद्रीभूत करेंगे बस। तो यह तो रही वेगनर की थियरी। अब आप यहाँ से प्री मेंस इंटरव्यू निबंध कुछ भी क्वेश्चन निकालो। चलो हम प्री का क्वेश्चन एक निकालते हैं पहले। सुमेलित करें। सूची 1 में धरातली रचनाओं की उत्पत्ति के मत, सूची 2 में प्रतिपादक। आप उत्पत्ति के मत में आए, ए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, बी महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, सी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, डी संकुचन प्रसरणवाद। प्रतिपादक में नंबर 1 डॉक्टर एलन सैंडेज, नंबर 2 लीफेब्रे, नंबर 3 वेगनर, नंबर 4 एफी टेलर, नंबर 5 हैरी हेस। तो बताई गई बातों के आधार पर आप देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी हैरी हेस की है, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर का है, महाद्वीपीय प्रवाह आपका टेलर का है, और इसके बाद संकुचन प्रसरणवाद एलन सैंडेज का है। मैच हो गया। लीफेब्रे यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, लीफेब्रे की एक विचारधारा संभावनावाद, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि संभावनावाद किसका सिद्धांत है। तो संभावनावाद लीफेब्रे का सिद्धांत है, जो कहता है कि जगत में सर्वत्र संभावनाएं हैं, अनिवार्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी कि मनुष्य अपनी प्रवीणता और कुशलता का उपयोग करके जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। फिलहाल यही रुकें इस संदर्भ में। ते प्री का क्वेश्चन हुआ। अब मेंस में आए
तो मेंस में आप देख रहे हैं, पहले अब निबंध का की कौन सी टॉपिक जनरेट आप करिएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्थिरता का सिद्धांत सत्य प्रतिपादित किया गया, अस्थिरता का नियम आया, विस्थापन हो रहा, प्रतिस्थापन हो रहा, प्रवाह हो रहा है, यानी कि कुछ स्थिर नहीं है। तीसरे को सांसारिक मायाजाल के संदर्भ में देखें, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, कबीर कहते हैं कि रहीम कहते हैं, का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई। तो छोटी सी टॉपिक हुई दर्शन की, का मांगू कछु थिर न रहाई, मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। सिकंदर के संदर्भ एक लाइन बोली जाती है, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी दुनिया के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। सिकंदर पे हम बड़ी कहानियाँ बताते हैं, लेकिन वो निबंध बताएंगे। आई मीन यहाँ से कोई कुछ ले के नहीं गया। आज राम मंदिर बन रहा है, तो एक श्लोक आपने सुना होगा कक्षा 6-7 में। एक बात और, ये कक्षा 6-7 से हट के ज़्यादा बड़ी पढ़ाई नहीं है। आप पढ़ते ही नहीं हो तो कोई क्या करेगा। मान धाता च महत्ति कृत्युगालंकार भूतो गतः सेतुरेवन महादधो विरचिता क्वासो दोषा शांत कहा। एक लाइन हम भूल रहे हैं, नय के नापी समम गता बसुमती मंजे तो यास्यति। ज़्यादा कहानी नहीं, अर्थ है कि मानधाता जैसे महाप्रतापी राजा चले गए, सागर पर बांधने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम चले गए, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी चले गए, धरती किसी के साथ नहीं गई तो हमारे आपके भी साथ नहीं जाएगा। इस नाते धरती का मर्म समझें, जगत का नियम समझें, संतुलन के भाव समझें। वस्तुतः आपका जीवन यहाँ पे ट्रैफिक के सिपाही जैसा है, जो कुछ देर रुक करके वाहनों की गति को नियंत्रित कर देना है। वाहन जाएंगे अपने रास्ते, तो आपको भी मृत्यु रूपी सच से एक दिन साक्षात्कार करना पड़ेगा। यहाँ स्थिरता जैसी कोई बात नहीं है। वेद भी कहता चलते रहें। तो इस नाते व्यक्ति के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि सदाचारी हों, उन्नतशील आचरण करें, साध्य और साधन की पवित्रता पर बल देते हुए उत्पादन बढ़ाएं, और वह उत्पादन केंद्रीभूत न करें, अपने पक्ष में उपयोग न करने की सोचें, बल्कि दुनिया को बांटने और देने की बात सोचें। ये गांधी, नेहरू, राम टैगोर हर कोई कहते हैं, यही मर्यादावादी नियम है। तो आज वक्त है इन सब चीज़ों को समझने की। मथुरा से कर्म का उद्घोष हो रहा है। अयोध्या कहती है कि मर्यादा छोड़ी न जाए। मर्यादा त्याग, मुदिता और उदारता पे ही समय और समाज चलता है। इस नाते अपेक्षाएं हैं वैयक्तिक रूप में व्यक्ति से, सामाजिक रूप से समाज और सामाजिक संस्थाओं से, धन सत्ता प्रतिष्ठान से, कि ऐसा कोई काम न करे जो स्थिरता की ओर जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्थिर नहीं रहना है। इन संदर्भों से आप निबंध बनाएं, काम आगू कुछ स्थिर न रहा। एक निबंध लिख दो, हो गया काम। बाकी आप खुद से पैदा करो, खुद से सोचो। ये मैटर अंतिम सत्य आपको नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जरूर बताए गए। किसी तरीके से आप भी अपने आप को डेवलप करो। अब ये टॉपिक क्यों हमने कराई? ये आईएएस की मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नंबर का, 100 शब्द में लिखना है। क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना करें। 5 अंक 100 शब्द। अब आप कलम कागज लेके बैठें और इसका आंसर नोट करें। यहीं पे हम आपको सूचनात्मक कुछ बातें बता दें कि ज्योग्राफी स्पेशली जब पढ़ रहे हों तो भारत और विश्व का मैप आपके कमरे में लगा हुआ हो, एटलस आपके सामने हो। जिससे हमने कहा कि साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका आपसे जुड़ रहे हैं, आप देख तो लो कि कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ बैठ रहा है। तो आपके कमरों में कम से कम
एशिया, वर्ल्ड, यूरोप के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप यानी कि राजनीतिक और प्राकृतिक मैप होनी चाहिए। वर्ल्ड का अलग से राजनीतिक और प्राकृतिक होना चाहिए। पहले आप राजनीतिक मैप देखें, फिर प्राकृतिक मैप देखें। धीरे धीरे जब आप तस्मानिया की ओर से बढ़ेंगे, आकलैंड, वेलिंगटन, डुनेडिन आएंगे, फिर पर्थ आएंगे, कालगुरली आएंगे, कूलगार्ली आएंगे, सिडनी आएंगे, डार्विन के हवाई अड्डे पे आएंगे, फिर दक्षिण एशियाई देश जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, थाईलैंड से, फिर अपना चलते रहिए। एकदम लेमैन बन के देखिए, सब धीरे धीरे चीज़ें आपको आने लगेंगी। तो ज्योग्राफी की पढ़ाई बिना मैप के नहीं हो सकती, जो आपके पास होनी चाहिए और पढ़ते समय आवश्यक रूप में आपके अगल बगल रखिए। तो ये क्वेश्चन आपका है, अब इसका आंसर आप लिखें। पहले प्रश्न लिखें, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। आंसर लिखें, महाद्वीपीय स्थिरता के सिद्धांत को असत्य प्रमाणित करते हुए वेगनर ने प्रतिस्थापन की संकल्पना पर बल दिया, जिसके अनुसार पेलियोजोइक कल्प के कार्बोनिफेरस युग तक संपूर्ण भूसंहति एक में बंधी हुई थी। यही बंधी हुई या अभिखंडित भूसंहति पैंजिया कही गई, जिसके चारों ओर पैंथालसा नामक सागर था। सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल, पैंथालसा सागर की लहरों के पड़ते दबाव, स्वयं पैंजिया के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पैंजिया का विखंडन हो गया। और जब पैंजिया टूटा तो पैंजिया दो भागों में बटा, उत्तर की ओर अंगारा लैंड और दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड, बीच में आपका टेथिस सागर आ गया। आगे जब ये रचनाएं टूटी तो गोंडवाना के विखंडन से आपका ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना, दक्षिण एशियाई भूमि और भारत बना, दक्षिणी अफ्रीका बना और दक्षिणी अमेरिका बना। और अंगारा भूमि के विखंडन से एशियाई भूखंड का उत्तरी हिस्सा बना, यूरोप बना, उत्तरी अमेरिका बना, कनाडा और अलास्का बने। तो इस तरीके से भूसंहतियों का निर्माण हुआ, बीच में टेथिस सागर आ गया। तो यही यह सिद्धांत कहता है। अब जहाँ तक इसके साक्ष्य की बात है तो उसको इस तरीके से नोट करें कि सिद्धांत के प्रमाण के लिए वेगनर ने भूगर्भिक बनावट, जलवायु और मौसम तथा वनस्पतियों के वितरण को आधार माना और कहा कि यदि सभी भूखंड आपस में मिला दिए जाएं या जोड़ दिए जाएं तो पैंजिया रूप मिल सकता है। आंध्र महासागर के दोनों तटों की भौगोलिक समरूपता, यहाँ पे आंध्र महासागर से मतलब है अटलांटिक महासागर से। आंध्र महासागर के दोनों तटों की समरूपता उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तथा यूरोप का पश्चिमी तट, कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रम में समानता, तटीय जीवाश्मेशों तथा वनस्पति जीवाश्मों में समानता, स्कैंडिनेवियाई लेमिंग, ग्लासाप्टेरिस वनस्पति का, भारत, दक्षिण अफ्रीका, फाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में पाया जाना, यह बताते हैं कि भूमियाँ एक जैसी थी। अगर ग्लासाप्टेरिस फाकलैंड यानी कि दक्षिण अमेरिका में भी मिल रहा है, अफ्रीका के दक्षिण छोर पर भी मिल रहा है, भारत में भी मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहा है, क्योंकि वनस्पतियों के उगने के लिए एक खास जलवायु दशाएं, मिट्टी इत्यादि जरूरी होती हैं। और ये अगर हर जगह मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इन जगहों का जलवायु और मौसम एक जैसा। या मेडागास्कर के जीवाश्मीकृत अंडे जो शुतुरमुर्ग वगैरह के मिले हैं, अगर वो महाराष्ट्र के धुले में भी मिल रहे हैं तो अभिप्राय ये हुआ कि कभी महाराष्ट्र की भूमि, सौराष्ट्र की भूमि अफ्रीका से मिली हुई थी। तो इन साक्ष्यों के आधार पर इन्हें प्रूव आप कर सकते हैं। ऐसे स्कैंडिनेवियाई लेविंग
अगर स्वीडन में है, नॉर्वे में भी हैं, तो आपके कनाडा में भी है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भूमियाँ कभी न कभी एक रही होंगी, पंजिया के रूप में रही होंगी, जो विखंडन के सिद्धांत के अनुसरण में टूट करके अलग अलग हुई, और टूटने के कारण आपको बताए जा चुके हैं। तो इसमें चाहे तो आप एक छोटा सा फिगर ही बता दें, और हम आपको एक बात बता दें कि सबीन सिंह की किताब आप अच्छे से पढ़ें, उनके सारे डायग्राम इत्यादि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आप इसको अफ्रीका का एक फिगर बनाएं, मोटा मोटी, और इधर से इसी को आप जोड़ें दक्षिण अमेरिका से, तो आप देखेंगे ये आपका साउथ अमेरिका है, और ये आपका साउथ अफ्रीका है। अगर इन दोनों भूमियों को आपस में मिलाएंगे तो एक सार हो जाएगी। इससे सीधा सा अर्थ होता है कि कभी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका एक साथ जुड़े हुए थे। तो ये सब चित्र भी आप बनाएं देखने समझने के लिए। चित्र आप सबीन सिंह की किताब से देखें, आपको किताबें बताई जा चुकी हैं, खुल्लर की किताब से देखें। एक हम समझाने के लिए बता दें कि दोनों भूमियाँ एक साथ थीं। किस तरीके से आपका महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और उसके साक्ष्य लगभग 100 शब्दों में लिखा दिए गए। इस तरीके से आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। मूल टॉपिक आपकी यही है, इस नाते आज हम इतने पर ही सेंटर्ड हैं। तो इस तरीके से प्री मेंस, इंटरव्यू और निबंध का क्वेश्चन निकालें, और अब इसी में आप आएँ तो कुछ इंटरव्यू का भी संदर्भ बना लें। बताएं विवेक जी, ये अस्थिरता क्यों है? अस्थिरता का दर्शन क्या है? भूमियाँ अस्थिर क्यों हैं? हिमालय खिसक क्यों रहा है? तो ये सब चीज़ें आपको बताए जाएंगे क्लास में। हमें नहीं कहते कि इंटरव्यू में पूछें, इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जाएगा। हमारा मूल फंडा कि उसी टॉपिक से प्री का, मेन का, इंटरव्यू का, निबंध की टॉपिक आप कलेक्ट करें। ये आपका नियम हो डेली का। और अगला क्वेश्चन, भाई बताएं विवेक जी, प्लेटों के चलने का दर्शन क्या है? प्लेटें क्यों चलती हैं? तो इन सब पे हम बड़े दार्शनिक व्याख्यान देंगे कला संस्कृति के समय या अन्य चीज़ों को पढ़ाते समय। तो इस तरीके से विषय विशेष से आप चीज़ें निकालें, समझें, अच्छा करें, महत्तम अच्छा करें। अब हम आपको फिर बता दें, धीरे धीरे हम लोग 22 अगस्त की ओर चल रहे हैं। हमारा 22 अगस्त का क्लास करने के लिए आपको हमारी 21 वीडियो, ये भूमंडली तापन आप न पढ़ो, क्योंकि तो फिर पढ़ाया जाएगा। आप इनोवेशन इन एग्रीकल्चर मत पढ़ो, पोल्ट्री के कंसेप्ट मत देखो, अवबोध भी मत करो, लेकिन वो 21 वीडियो आप कई बार जरूर पढ़ो, तभी हमारे पढ़ाने का लाभ होगा, तभी आप हमको समझेंगे और हमारे अनुसार आप आचरण कर पाएंगे। आश्वस्त रहें अगर आचरण हमारे हिसाब से हो गया। ढेर सारे टॉपर्स हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, और मेरा कोई स्टूडेंट टॉपर है भी नहीं, किंतु आश्वस्त हो लें, बोलते हमारी ही बात है। तो एक विलक्षण विशिष्ट प्रकृति का शिक्षक जो धीरे धीरे लिविंग फासिल होने की ओर बढ़ रहा है, उसकी भाव भावना की कदर करो, उसके हिसाब से चलो। हिंदी माध्यम से टॉपर जरूर पैदा होंगे, आप आश्वस्त रहें। तो इस तरीके से आप उन 21 वीडियो को कई बार आप पढ़ें,
जिससे हमारी आपकी सातत्यता, सिलसिलेवारी, निकटता, साथ साथ चलने की प्रकृति डेवलप हो। कुछ बातें भूल और सुधार की हैं, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कल जो हमने पैराग्राफ आपको कराया था 3 तारीख को जो मिला होगा, उसमें जो पैराग्राफ है, कोई भी अधिकार अनन्य परम अनुल्लंघनीय नहीं है। तो वहाँ पे अधिकार वाला संदर्भ जो हमने बोला होगा कि कोई भी राज्य कितना भी प्रभु क्यों न हो, अपने नागरिकों को आत्यंतिक एब्सोल्यूट परम लेवल तक अधिकार नहीं दे सकता। तो इसको आप अनुच्छेद 19 के साथ समझें, न कि अनुच्छेद 14 के साथ। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे वो कोई फैक्ट की बात नहीं है। तो वहाँ पे 14 की जगह पर 19 समझें, 19 में ही यह बात लिखी हुई है। 14 का संदर्भ दूसरा है। लागू इस नाते वहाँ पे भी होगा कि हम अंतिम लेवल पे अपने जन को समान भी नहीं कर सकते, बना सकते हैं। तो अधिकार अंतिम सत्य नहीं है, फिर भी उसे आप सुधार लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक टॉपिक हुआ। आगे हम आपको 8 को मिलेंगे, तो हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताएंगे, नई शिक्षा नीति, जो वर्तमान सरकार का अप्रतिम संदर्भ है, खास विचार है। राम मंदिर बन रहा है, हो सकता है नई शिक्षा नीति से ही राम राज्य आ जाए। तो नई शिक्षा नीति पे हम एक क्रमवार और अच्छा वक्तव्य देंगे। हो सकता है समय कम रहे तो हम प्री मेंस इंटरव्यू के क्वेश्चन उसे न करा करके केवल उसी टॉपिक को ही डिस्कस करें। आगे तो हम कराएंगे ही कराएंगे। और थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आपको आती हैं इन सब चीज़ों का कि फिगर नहीं दिख रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बेहतर व्यवस्था हो रही है। जो 22 से क्लास आपके चलेंगे वो जस्ट क्लास वाइज चलेंगे, वहाँ आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अन्य सूचनाएं जैसे फीस की, उसे आपको कैसे जमा करनी है, कल हमने हिंट कर दिया था। वो 1-2 दिन में आपके पास मैसेज सर्कुलेट हो जाएंगे। आप लोग 15 तक अपना एडमिशन करा लें और फिर अबाध रीति और गति से 8 महीने आप पढ़ें। हमें यकीन है कि 8 महीना पढ़ करके आप IAS हो जाएंगे। बाकी हमारे इसके लिए कुछ और आयोजन हैं, खास आयोजन हैं, अभी उसको समय पे छोड़ दें। फिलहाल उपलब्ध समय को अच्छे से इंटरटेन करें और उचित लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा में अपने समय का निवेश करें, अपने मन का निवेश करें, थोड़े धन का भी निवेश करें, क्योंकि फीस तो कुछ है नहीं। लेकिन ध्यान रहे वो फीस भी इतनी कम नहीं है, कारगर तभी होगी जब पूरी निष्ठा के साथ आप हमारे साथ जुड़ेंगे और वो 21 वीडियो बढ़िया से पढ़ेंगे। आगे जितना हम होमवर्क देंगे वो घर करते रहेंगे। तो यदि आप 18 साल की एज पे शुरू कर रहे हैं तो 1-2 साल बाद हमारी आपकी एक अच्छी मुलाकात होगी, 7-8 महीने की, फिर हो सकता 10 महीने की हो, जहां आपके IAS बनने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। 21 साल में आप IAS बन जाएंगे। यदि आपकी आयु 25+ है तो उसके लिए हमारे पास अलग आयोजन हैं। तो किसी भी तरीके से आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं और आपका भविष्य सुरक्षित है। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली मुलाकात 8 तारीख को होगी शाम 5 बजे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। धन्यवाद।